हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है स्पेक्ट्रम। मैं मोस्टली कोशिश करूँगी कि स्पेक्ट्रम का फर्स्ट पार्ट इसमें कवर अप हो जाए। अब स्पेक्ट्रम होता क्या है, पर उससे पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, वो है लाइट। क्योंकि ये टॉपिक जो है ये लाइट की ही एक प्रॉपर्टी है जो लाइट एग्जिबिट करती है। तो पहले हमें समझना है लाइट क्या होती है। हम सब जानते हैं लाइट जो होती है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट एक टाइप की एनर्जी है जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं, या फिर हम सिंपल वर्ड में कहें, कोई भी एक ऑब्जेक्ट जब उसके ऊपर लाइट स्ट्राइक होती है और जब वो रिफ्लेक्ट बैक होके आती है तब हम किसी चीज़ को क्या कर पाते हैं, वॉच कर पाते हैं या देख पाते हैं। यानी लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो एक ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक होके रिफ्लेक्ट बैक होके हमें उस चीज़ को देखने में हेल्प करती है। अब यहाँ हम पढ़ते हैं लाइट जो होती है वो दो तरीके की होती हैं। एक होती है जिसे हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट, और एक होती है जिसे हम बोलते हैं पॉलीक्रोमेटिक लाइट। अब मोनोक्रोमेटिक, मोनो मतलब होता है सिंगल, यानी एक ऐसी लाइट जिसमें सिंगल वेवलेंथ हो, मतलब एक ही वेवलेंथ हो, इससे ज़्यादा ना हो। और जो हम लाइट देखते हैं, सन की रेज जो होती हैं, जो वाइट लाइट होती है, वो पॉलीक्रोमेटिक है, क्योंकि पॉली मतलब होता है मैनी, यानी ऐसी लाइट जिसमें मैनी या फिर मोर देन वन वेवलेंथ हो, 1 और 2 वेवलेंथ हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मोनोक्रोमेटिक लाइट का एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं हम, सोडियम लैंप। सोडियम लैंप इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और पॉलीक्रोमेटिक का वाइट लाइट जो सन की रेज है। बट स्पेक्ट्रम समझने से पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था, रिफ्रैक्शन। अगर आपको ध्यान हो, उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा है जिस टॉपिक का नाम है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और अब हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे प्रिज्म से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, आपने ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट देखा होगा जिसमें एक ग्लास स्लैब था रेक्टेंगुलर शेप में। जब इस पे लाइट स्ट्राइक होती है, जिसको आप बोलते हो इंसिडेंट रे, फिर आप इसके लिए एक नॉर्मल ड्रॉ करते हो जो इसी सरफेस से टकराती है। ये क्या है, आपकी इंसिडेंट रे। जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ये लाइट क्या होती है, थोड़ी सी डेविएट। और वो आपको पता है कैसे, ये मीडियम जो आप जहाँ पर अभी लाइट है ये है एयर, और आप इसे एंटर किस में करा रहे हो, ग्लास में, और फिर दोबारा किस में आ जाएगी, एयर में। जब लाइट एयर और ग्लास के कंपेयर में, ग्लास क्या है, डेंसर है। जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो ये लाइट थोड़ी सी बेंड होगी टुवर्ड्स दी नॉर्मल। फिर हम इसका फिर नॉर्मल दूसरे सरफेस के लिए करेंगे और ये फिर आगे चली जाएगी। तो अगर आप इसमें नोटिस करो तो जो लाइट थी जैसे जा रही थी बिल्कुल वैसे ही जा रही है, बस थोड़ी सी डिस्प्लेस्ड हुई है। ये क्यों हुआ, लेटरल डिस्प्लेसमेंट में ऐसा इसलिए था क्योंकि ये जो दोनों सरफेस थे जहां से ये लाइट स्ट्राइक होके गई, ये दोनों पैरेलल सरफेसेस थे। और पैरेलल सरफेस में हमने ये देखा, जो हमारी लाइट थी ना, उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं किया, बस लाइट जो है वो स्लाइटली क्या हो गई, डिस्प्लेस्ड हो गई, यानी अपनी जगह से थोड़ी सी साइड हुई, बट डू नॉट चेंज डायरेक्शन। लेकिन उसने डायरेक्शन को चेंज नहीं किया। लेकिन अगर यही जो सरफेसेस आपने बनाए हैं जो पैरेलल थे, अगर ये पैरेलल ना हो तब ये पर्पस बिल्कुल बदल जाएगा। तब क्या होगा, जो कि आपने प्रिज्म में पढ़ा था। हम यहीं से ही शुरू करेंगे कि जब आपके पास में एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है, यहाँ पर आपके दोनों सरफेसेस जहाँ से ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी, एक सरफेस ये होता है जिसको आप इस 3D इमेज में अगर ऐसा इमेजिन कर सकते हैं, ये है एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक उधर होता है। ये दोनों सरफेस एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो जैसे ही लाइट इस सरफेस पे टकराती है तो यहाँ पर जैसे ही लाइट जाएगी तो जो पहला सरफेस होता है वहीं से ये लाइट स्प्लिट होना शुरू हो जाती है। स्प्लिट होना मतलब जैसे ही वो इस सरफेस पे टकराई तो यहाँ से इसके अंदर स्प्लिटिंग शुरू हो जाती है। और इस स्प्लिटिंग को, ये जो सरफेस है, ये टोटल 7 चीजों में स्प्लिट करता है, 1 2 3 4 5 6 7। और हम इसे यहां से लिखना शुरू करते हैं, विबग्योर। यानी प्रिज्म में क्या होता है, प्रिज्म में जो दोनों सरफेसेस होते हैं वो पैरेलल नहीं होते। उसमें जैसे ही लाइट जाती है, वो सरफेस में एंटर होती है, तो वो अपनी डायरेक्शन बदल देती है। यहाँ पर डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ था, लेकिन वहां पर सबसे बड़ा चेंज आ जाता है डायरेक्शन में, कि यहाँ पर जो डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है।
क्यों चेंज हो जाती है? जस्ट बिकॉज क्योंकि ये सरफेस पैरेलल नहीं है। इसका मतलब अगर कोई भी दो ऐसे सरफेस जो पैरेलल ना हो, अगर आप उसमें से लाइट को एंटर कराओगे तो उसकी डायरेक्शन में चेंज फॉर श्योर आएगा। और अगर कोई दो पैरेलल सरफेसेस हैं, अगर उसमें से लाइट को एंटर कराओगे तो वहां पर लाइट में चेंज नहीं आएगा डायरेक्शन में, बस अपनी पोजीशन से थोड़ी सी साइड हो जाएगी यानी डिस्प्लेस हो जाएगी। हमें यही पढ़ना है। ये क्या है पूरा प्रोसेस? इस प्रोसेस में हमें ये देखना है कि जो एक प्रिज्म होता है या फिर जो दो नॉन पैरेलल सरफेस होते हैं, जब भी उसके अंदर लाइट एंटर होती है तो वो उस वाइट लाइट को, ये लाइट जो है इसे मैं बोलूंगी वाइट लाइट, यानी उस लाइट के अंदर टोटल मतलब कुछ और भी कलर्स होने चाहिए, सिंगल वेवलेंथ की नहीं होनी चाहिए, पॉलीक्रोमेटिक होनी चाहिए। यानी ये लाइट कौन सी है? पॉलीक्रोमेटिक लाइट है। और पॉलीक्रोमेटिक लाइट को जब भी आप किसी एक रेक्टेंगुलर के अलावा किसी भी मतलब पैरेलल के अलावा किसी भी प्रिज्म में एंटर करते हो तो वो प्रिज्म उसको तोड़ देता है उसके अलग अलग कलर्स में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्पर्शन। हमें सबसे पहला ही टॉपिक समझना है जो है डिस्पर्शन। डिस्पर्शन मतलब क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, यानी एक फिनोमेना है जिसमें आप एक व्हाइट लाइट या पॉलीक्रोमेटिक लाइट को प्रिज्म के अंदर एंटर कराते हो और वो उसको उसके डिफरेंट कलर्स में अलग अलग कलर में सेपरेट आउट कर देता है। यानी हम कह सकते हैं एक दिट इज अ फिनोमेना इन विच पॉलीक्रोमेटिक या फिर व्हाइट लाइट स्प्लिट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर, जितने भी उसके कलर हैं उसमें उसको स्प्लिट कर देना। ठीक है, अब हमने ये तो समझा कि प्रिज्म ये करता है, लेकिन ये प्रिज्म करता क्यों है? क्या इसका कारण है कि ये डिस्पर्जन होता है? यानी हमें अब इसका ये समझना है कॉज। देखिए कॉज क्या होता है? एक टॉपिक, एक वर्ड होता है जो मैं यहां लिख रही हूं, उसका वर्ड का नाम है रिफ्रेंजिबिलिटी। रिफ्रेंजिबिलिटी मतलब क्या होता है? प्रिज्म की एक ऐसी प्रॉपर्टी है, अगर उसके अंदर लाइट जाती है अलग अलग कलर्स की वेवलेंथ की जाती है, जैसे यहाँ पे मैंने आपके सामने विबग्योर लिखा है, वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, ब्लू से ब्लू और यहाँ से रेड, ऐसे करके ये सारे कलर्स हैं 7 जो रेनबो के कलर होते हैं। हर कलर की अपनी वेवलेंथ होती है, डिफरेंट कलर्स हैं, सबकी अपनी अपनी वेवलेंथ होगी। जब ये प्रिज्म के अंदर एंटर होती है तो प्रिज्म इनको अपने अपने एंगल के अकॉर्डिंग डेविएट कर देता है, उसको कहते हैं रिफ्रेंजिबिलिटी। मतलब द एंगल, कोई भी द एंगल एट विच डिफरेंट कलर वेवलेंथ डेविएटेड। तो हर एक कलर के लिए अलग अलग, हर कलर की अलग अलग वेवलेंथ होने की वजह से हर कलर को अलग अलग तरीके से डेविएट करेगा प्रिज्म। तो प्रिज्म को ये फिनोमेना प्रिज्म क्यों शो कर रहा था? क्योंकि डिफरेंट कलर्स थे, डिफरेंट वेवलेंथ थी, डिफरेंट वेवलेंथ होगी तो उनकी स्पीड भी डिफरेंट होगी और इस वजह से वो अलग अलग तरीके से टूट जाएंगी। सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि अगर आपके पास में बहुत सारे ऐसे, अगर आप सारे पेन को इकट्ठे करके रख दो तो वो सारा एक बंडल की तरह वर्क करता है, यानी एयर में सारी लाइटें एक बंडल की तरह रहती हैं, सिंगल की तरह। लेकिन जब उनको एक ऐसा मीडियम मिल जाए जहां वो अलग अलग हो सकती हैं तो वो अपने डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती हैं, उसी को हम डिस्पर्जन फिनोमेना कहते हैं। ये डिस्पर्जन फिनोमेना का कॉज क्या होता है कि रिफ्रेंजिबिलिटी, हर एंगल जो है, हर कलर जो है उसकी अपना एक एंगल है जिससे वो डेविएट होंगे, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनकी वेवलेंथ जो है वो डिफरेंट होती है। ये समझा? अब इसी से ही वर्ड शुरू होता है हमारा स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मतलब होता है जो ये आपके पास ये 7 कलर दिखे, अगर ये आपको एक स्क्रीन के ऊपर दिख जाए सातों कलर, यहाँ पर ये एक फिनोमेना था, इस फिनोमेना की वजह से आपको 7 कलर दिखेंगे। वो आप किसी स्क्रीन पर देखोगे तो जो स्क्रीन पे आपको 7 कलर्स विजिबल होते हैं, विबग्योर, उसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी स्पेक्ट्रम एक बैंड होता है, पूरा बैंड है 7 कलर्स का जो आपको एक स्क्रीन पे दिख रहा है, उसे कहा जाता है स्पेक्ट्रम। और जिस फिनोमेना से ये होता है, स्पेक्ट्रम बनता है, उस फिनोमेना का नाम है डिस्पर्शन। और जो ये प्रिज्म करता है वो प्रिज्म को हम ट्राइंगुलर प्रिज्म भी कह सकते हैं, या फिर आप ये बोल दीजिए कि कोई भी नॉन पैरेलल सर्फेसेस वाला प्रिज्म होना चाहिए जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। अब हमने ये समझा कि ठीक है स्पेक्ट्रम होता है कि स्पेक्ट्रम मतलब बैंड ऑफ कलर्स ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। तो अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। ओके, अब हमने पढ़ा स्पेक्ट्रम मतलब बैंड ऑफ कलर ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। ये हो गया हमारा स्पेक्ट्रम, और जिस फिनोमेना से होता है उसे डिस्पर्शन कहते हैं। अब हम इसे हमेशा विबग्योर नीचे से ही क्यों लिखते हैं, अब हम इसे समझते हैं।
हमें पता है कि हर कलर है, जितने कलर्स होंगे हर कलर की अपनी अपनी वेवलेंथ होगी। अब हम यहाँ देखते हैं जैसे वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, हर कलर की अपनी वेवलेंथ में सबसे ज़्यादा जिसकी वेवलेंथ होती है यानी हाईएस्ट वेवलेंथ होती है वो होती है आपकी रेड कलर की। और वेवलेंथ को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? लैम्डा से करते हैं। और सबसे जो लीस्ट वेवलेंथ होती है वो होती है हमारी वॉयलेट कलर की। तो जिसकी जब से ज़्यादा वेवलेंथ होगी उसको डेविएट करना उतना ही मुश्किल है, यानी वो जिसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी वो सबसे लीस्ट डेविएटेड होगा, यानी उसको सबसे कम आप अपनी पाथ से टर्न कर सकते हो। इसीलिए रेड कलर सबसे कम डेविएट हुआ और सबसे ज़्यादा जो डेविएट हुआ वो हुआ वॉयलेट कलर। और जिसकी सबसे कम वेवलेंथ है उसको सबसे हाईएस्ट या फिर मैक्सिमम आप उसको डेविएट कर सकते हो। इसीलिए हमेशा वॉयलेट यहाँ होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा डेविएट, मोस्ट डेविएट कौन सी होती है? कलर वॉयलेट। और जो लीस्ट डेविएट होता है वो होता है रेड। क्यों होता है? क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है इसलिए उसको बेंड नहीं किया जा सकता है इतना। और वॉयलेट सबसे ज़्यादा इसलिए डेविएट होता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। अब हमने ये तो समझ लिया कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। अब यहीं से दो क्लासीफाई होते हैं वर्ड स्पेक्ट्रम के टाइप, जिसे एक को कहते हैं प्योर स्पेक्ट्रम और दूसरे को हम कहते हैं इम्प्योर स्पेक्ट्रम। अब ये क्या है प्योर और इम्प्योर स्पेक्ट्रम? मैं आपको डायग्राम से भी समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले प्योर स्पेक्ट्रम ये है जब आपके पास में दो बैंड ऑफ कलर्स हो, यानी आपके पास ऐसी दो इमेजेस बन रही हो, पूरे बैंड यानी पूरे 7 कलर की दो इमेज बन रही हो और वो दोनों एक दूसरे में ओवरलैप ना कर रही हो। मतलब आपको सारा कलर अलग अलग दिख रहे हो, वॉयलेट प्रॉपर अलग दिख रहा है, रेड प्रॉपर अलग दिख रहा है, इंडिगो पूरा अलग दिख रहा है, ओवरलैपिंग नहीं हो रही है एक के अंदर दूसरे की। इम्प्योर स्पेक्ट्रम क्या होता है? जब ओवरलैपिंग होती है। जैसे मान लो मैंने आपके सामने एक प्रिज्म बनाया, ठीक है, और यहाँ पर एक स्क्रीन है जहाँ पर ये इमेज फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ से क्या हुआ कि ये जो व्हाइट लाइट है ये सोर्स है, यानी ये आपकी सोर्स है। इस सोर्स से मैंने दो रेस को निकाला, ठीक है, ये दोनों प्रिज्म के अंदर जाएंगी, दोनों ही क्या होंगी स्क्रीन के ऊपर अपना बैंड फॉर्मेशन करेंगी। बैंड में मैं सिर्फ वी और रेड आर लिख रही हूँ, आप पूरा समझ जाइएगा कि इसके बीच में सारे हैं वी और आर। सिमिलरली जो ये लाइट है जो इस प्रिज्म पे टकराई दूसरा बैंड, इसने ये बना दिया कलर V1 और R1। अब आप ध्यान से देखिए कि दो आर अलग अलग दिख रहे हैं। नीचे वाले बैंड का जो आर है, यहाँ पर जो V और R है वो अलग दिख रहा है, और यहाँ पर जो प्रिज्म से दिख रहा है V1 R1 वो दोनों अलग दिख रहे हैं। मतलब यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है। एक जो पहले वाले बैंड का वॉयलेट है उसके बीच में आपको पता है कोई ना ब्लू, ग्रीन, येलो कोई कलर तो आएगा ही, उस पर ये रेड ओवरलैप कर रहा है। तो आप अच्छे से सारे कलर को डिस्टिंक्ट नहीं कर पा रहे, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है? ओवरलैपिंग हो रही है। सारे कलर्स एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, डिस्टिंक्टली आप उनको वॉच नहीं कर पा रहे हो, यानी वो आपको क्लियरली मेंशन नहीं हो रहा है, सारे कलर डिफरेंटली नहीं दिख रहे। इसका रीजन क्या होता है कि ये जो रेज है ना, ये रे जो स्ट्राइक हुई है ये नॉट पैरेलल रेज है, यानी ये रेस पैरेलल नहीं है। अगर ये रेस पैरेलल होती तो ये इस सरफेस पे टकरा के पैरेलल ही क्या करती, इस स्क्रीन पे बनती। ये जो आपकी स्क्रीन है यहाँ पे ये बैंड बनता और ऐसी ओवरलैपिंग नहीं होती। यानी इम्प्योर स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम होता है जिसमें आपको सारे कलर्स डिफरेंट अलग अलग नहीं दिखते हैं, एक के ऊपर दूसरा कलर ओवरलैप करता है। अब हम पढ़ेंगे प्योर स्पेक्ट्रम। तो प्योर स्पेक्ट्रम में क्या होता है? अब प्योर स्पेक्ट्रम में आप यहाँ देखिए कि आपके पास में एक प्रिज्म है और यहाँ पर आपकी एक सोर्स है, यानी व्हाइट लाइट जहाँ से मिलेगी, यहाँ पर आपकी एक स्क्रीन फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पर आपको अगर प्योर स्पेक्ट्रम बनाना है तो आपको दो तरीके के लेंस लेने पड़ेंगे। एक लेंस यहाँ पे भी कॉन्वेक्स लिया और एक यहाँ पर कॉन्वेक्स लिया। आपको पता होना चाहिए कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो भी मल्टीपल प्रिज्म से बनता है। ये जो लेंस होता है इस लेंस के अंदर बहुत सारे प्रिज्म होते हैं, कोई ट्रायंगुलर होता है तो कोई ट्रेपेजियम में होता है, लेकिन ये है। अब यहाँ से क्या हुआ, आप मान लीजिए ये सोर्स जो है, जो वाइट लाइट है, यहाँ से दो लाइट निकली, ठीक है, ये दोनों लाइटों ने इस सरफेस पे स्ट्राइक किया और बिल्कुल पैरेलली स्ट्राइक किया है। प्रिज्म अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा डिस्पर्जन से, ये क्या करेगा, इस लाइट को स्प्लिट करेगा, यानी बैंड बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे दो बैंड बन गए, नीचे वॉयलेट कलर को डेविएट करेगा, ऊपर रेड कलर को।
सिमिलरली यहाँ से जो लाइट आएगी वो भी बेंड होगी। अब ये लाइट जो बेंड होगी ये भी अपने कलर्स बनाने की कोशिश करेगी इस पे, ठीक है। एक वॉयलेट V1 मान लेते हैं, ये R1 मान लेते हैं। अब प्रिज्म जो आपने कॉन्वेक्स लेंस बनाया है, ये लेंस अपनी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसे बेंड करेगा। हमने पढ़ा है कि जब भी प्रिज्म के अंदर लाइट जाती है वो उसके बेस के टुवर्ड्स क्या कर देता है, बेंड। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो लाइट है इसका बेस उस साइड है, तो ये इसको डेविएट करके ऐसे करके ये लाइट को बिल्कुल सेम, आप मान लीजिए सीधे भेज दी, सीधे तो नहीं भेज सकता प्रिज्म बिल्कुल, तो हम थोड़ा सा इसको डेविएट कर देते हैं। ये यहाँ से लाइट, रेड कलर को मैंने यहाँ मेंशन किया और इसने इसे ऐसे बेंड कर दिया। सिमिलरली ये वॉयलेट है, इसको भी बेंड करेगा। ये प्रिज्म जो है बीच में मिडल वाला है, इसका बेस कहाँ होगा, नीचे की साइड, तो ये यहाँ बेस कर देगा। इसके हिसाब से ऐसे स्क्रीन पे बना। लेकिन जब इस रेड को देखेंगे तो इस रेड का जो बेस है जब इस पर स्ट्राइक होगा तो इसे ऐसे भेजेगा, क्योंकि इसका बेस ऊपर वाली साइड है। तो ये लाइट जब इसमें जाएगी तो ये ऐसे टकरा के ऐसे पहुंच जाएगी। सिमिलरली इस वॉयलेट की भी यहाँ। तो आप ध्यान से देखें तो आपको रेड का एक ही इमेज दिख रही है स्क्रीन पे और बिल्कुल ब्राइट इमेज दिख रही है। और वॉयलेट भी, दोनों जो बैंड्स हैं जो पेयर में लिए थे आपने, वो दोनों जो सोर्स ली थी आपने S1 S2, वो दोनों एक ही पॉइंट पर जाके मर्ज हो रही हैं। यानी यहाँ पर कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, नो ओवरलैपिंग। दोनों ही अलग अलग एकदम शार्प क्लियर बाउंड्री बना रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। इस टाइप में जनरली होगा क्या, इसकी स्टार्टिंग पैरेलल बीम से होगी, यानी हमेशा पैरेलल बीम्स इसमें क्या करेंगी, स्ट्राइक करेंगी। इस टाइप के स्पेक्ट्रम को प्योर स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी स्पेक्ट्रम हमने दो तरीके के पढ़े, एक प्योर और एक इम्प्योर। प्योर स्पेक्ट्रम में कोई ओवरलैपिंग नहीं होती, क्लियर दिखता है सारे कलर्स और पैरेलल इंसिडेंट बीम्स स्ट्राइक होती हैं। और इम्प्योर स्पेक्ट्रम में पैरेलली स्ट्राइक नहीं होती हैं, ओवरलैपिंग होती है। आपको 2-3 कलर्स ज़्यादा मिक्सअप दिखने लगते हैं, शार्प कलर्स नहीं दिखते हैं। इस जैसे हम कभी कभी रेनबो में देखते हैं तो रेनबो में हमें सातों कलर नहीं दिखते, तब वहां पर ये एक इम्प्योर स्पेक्ट्रम की फॉर्म बनी हुई होती है। तो रेनबो की फॉर्मेशन कैसे होती है, रेनबो में जो वाटर ड्रॉपलेट होती है, जैसे एक पानी की जो बबल है, उसे वो प्रिज्म की तरह वर्क करती है। अब उसमें क्या होता है, जैसे सन रेज हैं, तो यहाँ से सन की लाइट जब उस प्रिज्म पे टकराती है तो ये प्रिज्म क्या करता है, जब इसके अंदर एंटर होती है तो इसे ये 7 कलर में तोड़ देता है। यहाँ पर 6, 7, और यही सातों कलर जो होते हैं वही विबग्योर फॉर्म करते हैं रेनबो में। यानी रेनबो में अगर आपको पूछा जाए कि रेनबो की फॉर्मेशन में प्रिज्म की तरह कौन काम कर रहा था, तो प्रिज्म की तरह काम कर रहा था वाटर ड्रॉपलेट। हमें क्या क्या जरूरत थी, एक प्रिज्म की जरूरत होती है, एक अपनी लाइट की। सन होता है, आपको पता ही है रेनबो बनता कब है, जब बारिश हो रही हो और धूप भी हो। इसका मतलब सन की रेज भी होंगी, प्रिज्म भी होगा, तभी वो उसको यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा और रिफ्लेक्ट करने के बाद उसकी इमेज बनाएगा। ऐसा भी हो सकता है प्योर स्पेक्ट्रम बन जाए, यानी ऐसे एंगल से स्ट्राइक हो लाइट्स, वहाँ पे लेंस तो नहीं होंगे लेकिन ऐसे तरीके से स्ट्राइक हो कि वो शार्प क्लियर बाउंड्रीज बनाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो क्लियर बाउंड्री ना बनाए। तो रेनबो की फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है डिस्पर्जन फिनोमेना का, क्योंकि अगर डिस्पर्जन होगा तभी आपको स्पेक्ट्रम दिखेगा। और स्पेक्ट्रम दिखाने के लिए आपके पास क्या होना जरूरी है, प्रिज्म। और प्रिज्म वहां पर कौन ड्रॉप फॉर्म करता है, वाटर ड्रॉपलेट्स। तो अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि रेनबो की फॉर्मेशन होती कैसे है। अब हम आगे जो पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे जो हमें विजिबल होते हैं, ये वॉयलेट और रेड, ये पूरा हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम है, यानी ये हमें दिखता है। अब इसके अलावा जो इस वॉयलेट और रेड के अबव और नीचे जितने स्पेक्ट्रम होते हैं जो हमें हीट फॉर्म में दिखेंगे, लेकिन हम उसको मतलब फील कर सकते हैं, हमें दिखेंगे नहीं, उन स्पेक्ट्रम को पढ़ेंगे। इंफ्रारेड, अल्ट्रा वॉयलेट, बहुत सारी वेव्स हैं। आपका फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो चुका है स्पेक्ट्रम का। आई होप आपको समझ में आया हो। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट टू प्रिज्म एक्सपेरिमेंट बाय न्यूटन। हमने प्योर इम्प्योर समझ लिया। अब यहाँ पर न्यूटन ने क्या बोला कि उससे क्वेश्चन पुटअप किया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रिज्म के अंदर ही 7 कलर्स होते हो और वो उसी को शो कर देता हो। तो इसको शो करने के लिए कि प्रिज्म के अंदर 7 कलर नहीं होते, कलर तो व्हाइट लाइट के अंदर होते हैं, वो बस उसको स्प्लिट करती है। तो उसके लिए 2 एक्सपेरिमेंट टू प्रिज्म लिए, एक सिंपल सीधा प्रिज्म लिया और एक उसी के साथ में इन्वर्टेड प्रिज्म लिया। और इन 2 प्रिज्म को लगा के चेक किया कि क्या ऐसा है कि प्रिज्म के अंदर ही कलर थे। ये प्रिज्म तो कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करता है, तो यहाँ पर सोर्स से
एक वाइट लाइट स्ट्राइक कराई गई, जिसको फिर से आपने वही बोला मोनोक्रोमेटिक लाइट। वाइट लाइट ने जैसे ही वो स्क्रीन पे गई इस पे, तो इसने इसको अपने कॉन्जिक्यूटिव कलर्स में स्प्लिट कर दिया विबग्योर के, ठीक है, वी और आर। जैसे ही इसमें स्ट्राइक हुई तो इसने इनको, जैसे इसके अंदर एंटर हुई, इसने आगे जाके इन्हें लाइटों को मर्ज करके एक सिंगल लाइट पे स्क्रीन पे ऑब्टेन कर दिया। ये उस एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया गया था। इसका मतलब है प्रिज्म अपनी साइड से 7 कलरों को नहीं दिखाता। अगर ऐसा होता तो यहाँ भी आपको 7 कलर ही दिखते। व्हाइट लाइट ही गई थी, जनरली बुक्स में ग्रीन लाइट भी लिखा होता है, व्हाइट लाइट ही थी जो प्रिज्म के अंदर गई, और जब उसको उल्टे प्रिज्म में रखा गया, क्योंकि हमें पता है प्रिज्म क्या करता है, टुवर्ड्स दी बेस उसे डेविएट करता है, तो जब दूसरी स्क्रीन पे देखा गया तो जो व्हाइट लाइट थी वो फिर से व्हाइट लाइट ही दिखने लगी, आपको 7 कलर नहीं दिखे। इससे ये प्रूफ हो गया था कि प्रिज्म के अंदर कलर नहीं होते, लाइट के अंदर 7 कलर होते हैं। हमने ये समझा। अब इसी प्रिज्म में जो हमने एक पॉइंट पढ़ लिया कि प्रिज्म के अंदर जब लाइट स्ट्राइक होती है तो यहाँ पर 2 बैंड्स बनते हैं स्क्रीन पे, इस जिसको आप V2R मेंशन करते हो। इस स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम मतलब जो आपको स्पेक्ट्रम दिख रहा है उसे बोलेंगे विजिबल, यानी ह्यूमन आई इसके लिए सेंसिटिव है, इसे देख सकती है। इसके अलावा जितना भी स्पेक्ट्रम है वो सिर्फ फील होगा, वो आपको विजिबल नहीं होगा। तो जो इसके ऊपर चला जाता है यानी इंफ्रारेड वाला रेडिएशंस इनविजिबल, और इसके नीचे भी, तो इसके ऊपर और नीचे जो स्पेक्ट्रम होता है उस स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं इनविजिबल स्पेक्ट्रम, यानी ह्यूमन आई इसके लिए विजिबल नहीं है, वो इसको इतनी सेंसिटाइज नहीं है। अब हम इसी इनविजिबल स्पेक्ट्रम को पढ़ेंगे और अब देखते हैं आगे क्या है। ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्पेक्ट्रम, क्योंकि हमने स्पेक्ट्रम का एक पार्ट पढ़ लिया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि ये जो लाइट वेव्स होती हैं जब ये ट्रैवल करती हैं तो ये कभी कभी जब ये कॉर्नर से पास होती हैं तो ये कुछ रेडिएशंस एमिट करती हैं, उसकी वजह से एक पूरी रेंज बनती है जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। वो उसकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग बनती है। हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था कि जो स्पेक्ट्रम है यानी ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म हमें एक स्पेक्ट्रम देता है V2R, जिसको आप विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हो। जैसे ही आर से आप ऊपर चले जाते हो तो आपको इंफ्रारेड रेज रेडिएशंस दिखती हैं। आप उसे रेज भी कह सकते हो, आप उसे रेडिएशन भी कह सकते हो। यानी इस रेड वेवलेंथ से ज़्यादा वाली जो वेवलेंथ होती हैं उन्हें इंफ्रारेड कहते हैं, और जो इससे कम होती हैं उन्हें हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहते हैं। यानी इंफ्रारेड से ज़्यादा होती हैं माइक्रोवेव, यानी इंफ्रारेड, उसके ऊपर आ जाएगी माइक्रोवेव, फिर माइक्रोवेव के ऊपर रेडियो वेव। यानी ये आपका इंक्रीजिंग फॉर्म में है, इसकी कम है, फिर उससे कम कम धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ है वो है रेडियो वेव्स की। तो इन 3 वेव्स जो है ये हमारे लिए हार्मफुल होती है, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा हीटिंग क्रिएट करती हैं, यानी हीटिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है इसमें, क्योंकि इनकी वेवलेंथ ज़्यादा है। और कंपेयर टू विजिबल के ये जो तीनों ऊपर हैं ये कंपैरेटिवली इनके हमारे लिए थोड़ी कम हार्मफुल होती हैं। गामा रेज हम पढ़ते हैं सबके सोर्स क्या है, तो गामा रेज जनरली रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से निकलती है। यानी जो न्यूक्लियस होता है एक एटम का, उसके अंदर जब अनस्टेबल न्यूक्लियस हो जाता है तो उसके अंदर से कुछ रेडिएशन एमिट होती हैं। उन रेडिएशन से जो रेज बनती हैं वो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, और उन रेज को बोलते हैं गामा रेज। ऐसे ही एक्सरे होते हैं। एक्सरे जनरली एक्सरे ट्यूब से बनता है या फिर स्टार्स में से एमिट होती है। एक्सरे मेनली ये होता है जब एक हैवी एटम होता है जिसका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल 85 से अबव पे मानते हैं, अगर उसका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा है तो उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने शेल्स पे जंप करना शुरू कर देते हैं, अपने एक शेल से छोड़ के दूसरे शेल में जंप करते हैं। तब उस टाइम पे उनकी जो बॉडी में से यानी उन इलेक्ट्रॉन में से जो रेडिएशन एमिट होती हैं उन्हें हम एक्स रेज कहते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज की सोर्स सन है, हम सबको पता है, हमें यूवी रेज सन से मिलती हैं। विजिबल लाइट हमारी सारे हॉट ऑब्जेक्ट्स और सन में से होगी। इंफ्रारेड जनरली जितने भी गर्म चीजें जो भी हॉट ऑब्जेक्ट्स होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट सन, क्योंकि सन सबसे ज्यादा हॉट है तो उसमें से जो रेज निकलती है वो इंफ्रारेड है। कभी कभी हमारी बॉडी में अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए, जैसे 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी के सेल्स कर दे अगर इतना, तो हमारी बॉडी में से भी कुछ रेडिएशंस निकलती हैं, जैसे मोबाइल वगैरह, इसमें से भी जो रेडिएशंस होती हैं हीटिंग, वो भी इंफ्रारेड ही होती हैं। माइक्रोवेव हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं वहां से मिलती है, और रेडियो वेव सारे रेडियो या टीवी ट्रांसमीटर हैं वहां से रिलीज होती हैं।
हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है यूवी रेज और इंफ्रारेड को पढ़ना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज वो हैं जो रेड से ऊपर हैं। तो इंफ्रारेड रेज की सबसे पहले आपको वेवलेंथ आपको सबकी याद होनी चाहिए, लेकिन मैंने स्पेसिफिकली आपको इंफ्रारेड की बोली है तो आप इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। इसकी जो वेवलेंथ है उसकी रेंज है 4 to 7 और 4 × 10⁻⁻7 to 7 × 10⁻⁻7 मीटर, यानी बहुत ज़्यादा है ये। और इसकी जो स्पीड होती है वो नियरली स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और एक हमारा कॉन्सेप्ट है, एक फॉर्मूला है, ये आई मतलब है इंटेंसिटी, यानी लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो डिपेंड करती है वेवलेंथ पे। यहाँ लैम्डा मतलब क्या है, वेवलेंथ, और आई मतलब क्या है, इंटेंसिटी। यानी यहाँ पर अगर आप इस फॉर्मूले में देखें तो वेवलेंथ और इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जिसकी वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग पावर, ये इंटेंसिटी किसकी है, स्कैटरिंग पावर जो होगी वो सबसे कम होगी। इसका मतलब है ये लाइट ज़्यादा फैलेगी नहीं, और अगर ये लाइट ज़्यादा फैलेगी नहीं तो आपको एक जगह कंसंट्रेटेड दिखेगी। तो इसी वजह से इसको जब फॉग लाइट्स होती हैं, जब बहुत ज़्यादा धुआं या कुछ भी है और आपको क्लियरली देखना है, तो ये लाइट बिना फैले सीधे आपको उस पर फोकस करा देगी। इसीलिए हम इंफ्रारेड रेस को हम फॉग के पर्पस में यूज करते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि इसकी स्कैटरिंग पावर सबसे कम होती है। क्यों होती है इसकी स्कैटरिंग पावर सबसे कम, क्योंकि अगर हम इस फॉर्मूले से देखें तो इसकी जो वेवलेंथ है बहुत ज़्यादा है, और वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से इसकी इंटेंसिटी अपने आप ही स्कैटरिंग की कम हो जाती है। अब आते हैं थर्मोपाइल। जैसे थर्मोमीटर होता है तो कोई भी हीटिंग चीज़ है जहाँ पे हमें इसकी हीटिंग प्रॉपर्टी की वजह से हम आराम से किसी का टेम्परेचर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी ये बहुत ज़्यादा हीटिंग पर्पस में है, तो एज अ थर्मोमीटर में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं हीट को डिटेक्ट करने के लिए। और सबसे ज़्यादा ये अफेक्ट स्पेशल टाइप की, पहले जो फोटोग्राफी होती वो नहीं, लेकिन एक स्पेशल टाइप की फोटोग्राफिक फिल्म्स होती हैं जो आपको छोटी सी इमेज दिखती थी, उस टाइप की फिल्म्स में भी हम किसको यूज़ करते हैं, इंफ्रारेड रेज को। ये इंफ्रारेड रेज जो हैं ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसी प्रॉपर्टी की वजह से इन्हें बहुत जगह यूज़ किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है कि अगर आप बात करो जो मिसाइल्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि फाइटर प्लेन्स हैं, तो कोई प्लेन निकला तो उसके में से जो हीटिंग निकलेगी, यानी जो इंजन है जो हीट प्रोड्यूस करेगा वो एक एटमॉस्फेयर में रह जाएगा, तो उस हीट को जो दूसरा पीछे जो जेट प्लेन है यानी मिसाइल है जो उसे डिटेक्ट करेगी, उसके जस्ट नोज यानी उसके टिप पे अगर यहाँ से एक प्लेन निकला तो ये पीछे जो है पूरा जेट, उसके यहाँ नोज पे ही एक डिटेक्टर होता है, और वो हीटिंग डिटेक्टर होता है। वो इस इंफ्रारेड रेस को ट्रैप कर लेता है, उन्हें पता लग जाता है कि यहाँ से अभी कोई एनिमी का जो प्लेन है वो यहाँ से निकला है। इस वजह से इसको हम मिसाइल पर्पज में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इस रेडिएशंस का। उसके अलावा हीटिंग है तो टीवी में यूज़ हो सकता है ये हीटिंग की तरह, और आप चाहो तो इसे स्कैटर फॉग वाली लाइट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत अलग अलग पर्पस हैं जहाँ पे इसे यूज़ किया जा सकता है। अब आते हैं हम दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट है यूवी रेज। सबको पता है यूवी रेज जो होती हैं सन से मिलती हैं, विटामिन डी के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। कोई भी चीज़ को स्टरलाइज करना है यानी रेडिएशन देके उसके अंदर के जर्म्स को ख़त्म करना है तो यूवी रेज का यूज़ कर सकते हैं। या फिर फॉर एग्जांपल डायमंड है, तो अगर हमें पता करना है कि ये रियल डायमंड है कि फेक डायमंड है तो भी हम यूवी रेज से उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी बहुत अलग अलग पर्पज़ है जहाँ पे यूवी रेज का यूज़ होता है। तो यूवी रेज और स्क्रीन यानी टीवी में जो रिमोट कंट्रोल होता है वहाँ पर भी यूवी रेज का यूज़ होता है। तो यूवी रेज क्या है, सन से तो निकलती हैं लेकिन यूवी रेज फ्लोरेसेंस क्रिएट करती है, मतलब जिस पे भी यूवी रेज स्ट्राइक होंगी वहाँ पे कलर एमिट कर देंगी। उस कलर से आप डिटेक्ट कर लोगे कि ये वहाँ पे कोई, जैसे मैंने डायमंड की बात बोली कि वो रियल डायमंड है कि फेक डायमंड है। डस्ट पार्टिकल, इसकी वेवलेंथ कंपेयर टू, क्योंकि ये यहाँ पर आती हैं तो इसकी वेवलेंथ कम होती है, और वेवलेंथ कम है तो ये स्कैटर भी ज़्यादा होगी, तो ये डस्ट पार्टिकल से सबसे ज़्यादा स्कैटर हो सकती हैं। एक्स रेज गामा रेज का हम कंपैरेटिवली कम यूज़ करते हैं, यूवी रेज ज़्यादा विजिबल होती हैं, तो ये सबसे कम स्कैटर होती हैं जस्ट बिकॉज, सॉरी स्कैटर डस्ट पार्टिकल से ज़्यादा हो जाती हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि इनकी वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। अगर वेवलेंथ कम होगी तो स्कैटरिंग अपने आप ही ज़्यादा होगी इस फॉर्मूले से। नॉर्मली जो ऑर्डिनरी ग्लास होते हैं जितने भी, वो हमारे घर में जो लगे हैं नॉर्मली ग्लासेस, हर ग्लास यूवी रेज को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपको यूवी रेज और इंफ्रारेड के बारे में डीपली पढ़ना है, तो वो मैंने आपके बारे में यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज लिखी है, उन्हीं प्रॉपर्टीज के बेसिस पर इनका यूसेज है कि कौन सी कहाँ यूज होती है। विजिबल लाइट हम पूरा स्पेक्ट्रम फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। गामा रेज आपको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में जो आपका रेडियो एक्टिविटी चैप्टर है उसमें क्लियरली पढ़ाया जाएगा, बट मेनली वो क्या है,
न्यूक्लियर, जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं या न्यूक्लियस है उसमें से एमिट होती है। रेडियो वेव्स को, यानी मेनली जो आपको स्पेस से कम्युनिकेशन करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई, क्योंकि आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, हाई वेवलेंथ वाली है, तो इसको ज़्यादातर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में यूज़ किया जाता है। माइक्रोवेव सारे इलेक्ट्रॉनिक में होता है। आपके लिए ये पूरा चैप्टर, पूरा समरी आ चुकी है, फिर भी आप इसको देख लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।